नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। तो इस समय हम लोगों का ध्येय आईएएस का टेस्ट सॉल्व किया जा रहा है। ध्येय आईएएस को जो है टेस्ट सॉल्व किया जा रहा है, जो कि यूपीपीसीएस का है। तो इसमें क्या है कि आज हम लोगों का टेस्ट नंबर 11 है और ये फुल टेस्ट है हम लोगों का। और इसमें जो करंट अफेयर है मार्च 2024 का है, जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो फेज सेकंड का टेस्ट है ना, फेज सेकंड का हम लोगों का 11वां टेस्ट है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दृष्टि का भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। तो दृष्टि का भी जो टेस्ट है यूपीपीसीएस का, वो भी ठीक ठाक लेवल के अच्छा बनता है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अब बारी बारिश करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों का दृष्टि को होगा, फिर उसके बाद ध्येय का भी होता रहेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है। इनकी प्रेरणा प्रमस्तिष्क के नियंत्रण केंद्र से निर्गमित होती है। दूसरा कथन दिया गया है कि अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप होती रहने वाली अचेतन प्रतिक्रियाएं हैं। इनका नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है। तो इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? इसमें जो पहला कथन हम लोग दिया गया है कि ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती हैं। इनकी प्रेरणा जो है प्रमस्तिष्क नियंत्रण केंद्र से निर्गमित होती है। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप होती रहने वाली अचेतन प्रतिक्रियाएं हैं। इनका निर्णय जो है या नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है या हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। तो उसमें क्या है ना कि जो हमारे समस्त जो प्रतिक्रिया वाली क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक होती हैं, एक अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक वाली में क्या होता है कि उस एक इनका जो प्रयोग होता है या इनका जो कार्य होता है, ये निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, और इनका जो नियंत्रण होता है प्रमस्तिष्क के केंद्र से होता है। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो अचेतन प्रतिक्रियाएं हैं, इनका जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है। तो दोनों कथन हमारा सही है। तो हमारा विकल्प कौन सा है? हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क होता है, और इसके 3 भाग होते हैं। सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस होता है। एक और भाग होता है मध्य मस्तिष्क। इसके इसके कौन कौन से भाग होते हैं? इसके भाग हैं टेक्टम है, सेरेब्रल है, इक्वाडक्ट है, टेगमेंटम है। क्या है? टेगमेंटम। और एक सबसे पीछे वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। इसके कौन कौन भाग होते हैं? इसके होते हैं, एक भाग होता है पोन्स, और एक है सेरिबेलम, और एक मेडुला होता है। और इनके कार्य क्या होते हैं? अगर मस्तिष्क के जो कार्य होते हैं, जैसे तापमान को मतलब तापमान का अनुभव करना, खाने पीने की इच्छा, स्मृति हो गई, और जैसे स्मृति में ही याददाश्त हो गई, और जैसे भावनाओं का जैसे पहचान करना। मध्य मस्तिष्क के जो कार्य होते हैं, जैसे श्रवण और दृश्य संबंधी जानकारी। और पश्च मस्तिष्क जो कार्य होते हैं, जैसे श्वसन हो गया, हृदय संबंधी कार्य हो गया, संवेदी संबंधी जानकारी। तो इस तरह हमारा दोनों कथन सही है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये गया है कि मानव के प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण के निकट 3 अश्रु या लाइक्राइमल ग्रंथियां होती हैं, जिनसे स्रावित जल सदृश तरल जो है पलकों, कार्निया तथा इसके ऊपर की कंजक्टिवा को नम बनाए रखता है और उनकी सफाई करता रहता है। यह ग्रंथियां जन्म के कितने माह बाद मानव शिशु में सक्रिय होती हैं? दिया गया है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने। तो
कितने महीने बाद सक्रिय होती हैं? जो जन्म के लगभग 4 महीने के बाद मानव शिशु में अश्व ग्रंथियां जो है या लाक्राइमल ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया है विटामिन की कमी और दूसरी तरफ रोग दिया गया है। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके द्वारा जो होता है किलोसिस रोग होता है। तो हमारा हो जाएगा विटामिन B6 जो उसका नाम है पारिडॉक्सिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो होता है ना चर्म रोग होता है, चर्म रोग। एक और रोग होता है इसमें, आप लोग लिख लीजिए, रक्त छेड़ता रोग। रक्त छेड़ता रोग भी होता है होगा। और यश दिया गया बायोटिन, इसका जो एक और नाम है B7। तो B7 बायोटिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो होता है ना वो बालों का झड़ना रोग होता है, कि बाल झड़ने लगते हैं। और B9 फोलिक एसिड होता है, इसके द्वारा इसकी कमी से जो होता है ना कुंठित वृद्धि होती है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हमारा पर 4 3 2 1 बना, हमारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक उपचयन अपचयन क्रिया है। सही गलत? हमारा ये तो हमारा कथन सही है। दूसरा है कि इस क्रिया में जल के अणुओं का उपचयन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का अपचयन होता है। सही है, ये और सही है। तीसरा है कि इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है। सही गलत? हमारा ये भी हमारा सही है। इस तरह हमारा तीनों कथन सही, हमारा विकल्प जो है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए गया भूमिगत तने के प्रकार दिए गए हैं, एक तरफ उदाहरण दिया गया है। तो कंद किसका उदाहरण है भैया? कंद जो है आलू में पाया जाता है कंद। सल कंद जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? वो प्याज में पाया जाता है। घन कंद किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है बंडा में पाया जाता है, अरबी में पाया जाता है, जिमीकंद में पाया जाता है। प्रकंद किस में पाया जाता है? प्रकंद जो है हल्दी में पाया जाता है। हल्दी हो गई, अदरक हो गया, इसमें पाया जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प है? 3 4 1 2 हमारा तुम्हारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि दूरी को प्रदर्शित करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि दूरी एक अदिश राशि है। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? तो दूरी, इसमें क्या है ना, दूरी को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला कथन हमारा गलत है। और दूसरा कथन दिया दूरी एक अदिश राशि। सही गलत? हमारे तुम्हारा सही है ना, कि दूरी, क्योंकि अगर इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। तो दूसरा कथन हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग समान हो तो उसे क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वह वस्तु अधिकतम दूरी तक तय करेगी? दिए गए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। बताइए। तो 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर वस्तु क्या होती है ना, अधिकतम दूरी तय करती है, यदि उसका प्रारंभिक वेग समान रहे तो। हमारा विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए। कथन दिया गया है, किसी अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। कारण दिया गया है कि यान की सतह द्वारा यात्री पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगाया जाता। बताइए इसमें क्या सही है हमारा? तो इसमें क्या है ना कि कोई भी मनुष्य अपना भार तभी अनुभव करता है जबकि वह तल जिस पर वह खड़ा है उस पर प्रतिक्रिया बल लगाए। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो होता है, अंतरिक्ष यात्री का त्वरण जो है तथा जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान का जो त्वरण होता है वो दोनों बराबर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि यात्री का यान के सापेक्ष जो त्वरण होता है वो शून्य हो जाता है। इसलिए यान की सतह पर यात्री पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगाया जाता तथा यान में यात्रा कर रहा व्यक्ति जो है भारहीनता का अनुभव करता है। तो कथन भी हमारा सही है, कारण सही है, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि ब्रोमीन एक ऐसा आधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। दूसरा है कि लिथियम सबसे हल्की धातु है।
तो इसमें हमारा क्या सही होगा? तो इसमें क्या है ना कि जैसे सभी आधात्विक तत्व या तो ठोस अवस्था में होते हैं या गैस अवस्था में होते हैं, परंतु जो ब्रोमीन है ना, ये एक ऐसा आधात्विक तत्व है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पहले का हमारा सही हो जाएगा। और जबकि इसमें क्या है कि लिथियम जो है ना, ये सबसे हल्की धातु है। दोनों का हमारा सही है, तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में 43 वर्ष की आयु में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा कथन दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तीसरा है कि इस संगठन का उद्देश्य कांग्रेस को लोकतंत्रवादी तथा आमूल परिवर्तनशील बनाना था, ताकि वह जनता की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा को प्रकट कर सके। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही होगा? तो जो पहला कथन दिया गया सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में 43 वर्ष को नहीं भैया, 41 वर्ष से तब 41 वर्ष की आयु में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है कि सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, भी हमारा सही है। तीसरा है कि इस संगठन का उद्देश्य कांग्रेस को लोकतंत्रवादी तथा आमूल परिवर्तनशील बनाना था, ताकि वह जनता की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा को प्रकट कर सके। तो भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा 2 और 3 सही है, तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि हंटर शिक्षा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के माध्यम से सही कथन चुने। पहला कथन दिया गया है कि इस आयोग के गठन का एक कारण यह था कि इंग्लैंड में पादरी लोग यह प्रचार कर रहे थे कि भारत में शिक्षा चार्ल्स वुड के पत्र के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो रही। सही गलत हमारा है, ये तो पहला कथन हमारा सही है। और हंटर आयोग कब आया था? हंटर आयोग आया था 1882 में आया था ना, 1882। दूसरा है कि इस आयोग को केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करनी थी, ये भी बात सही है। तीसरा है कि इस आयोग ने अपने सुझाव में कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषयों में दी जाए, ये भी बात सही है। चौथा है कि प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित जिला और नगर बोर्ड को दे दिया जाए। सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। तुम्हारे चारों कथन सही है, तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। पहला दिया गया है कि यह अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ये तो हमारा सही है। ये कब हुआ था? 1885 में हुआ था ना, दिसंबर 1885 में। और कौन दिसंबर था? ये था 28 से 31 दिसंबर। और दूसरा है कि इसी समय दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, ये भी और सही है। तीसरा है कि इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें सबसे अधिक मुंबई प्रेसिडेंसी से 39 थे। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत कथन है, क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंसी से, इसको आप याद कर लीजिए, ये पूछ सकता है, 38 थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी से 21 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे जो प्रतिनिधि थे। बंगाल के जो है 3 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और उत्तर प्रदेश के 7 और पंजाब के कितने प्रतिनिधि थे? पंजाब के 3 प्रतिनिधि थे। तीसरा कथन हमारा गलत है। चौथा है कि पहले में यह अधिवेशन पुणे में होने वाला था, किंतु वहाँ प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बदलकर मुंबई कर दिया। भी हमारा सही है, आप लोग जानते ही हैं। 1, 2, 4 हमारा सही, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया कि निम्न में से कौन से विद्वान हर्ष के राज दरबार से संबंधित हैं? दिया गया बाणभट्ट, जयसेन, मयूर, हरिदत्त। बताइए। इसमें क्या है ना, जो हर्ष उसमें जो शासक थे वो स्वयं में एक विद्वान थे, और उनके राज दरबार में अनेक विद्वान थे, जैसे बाणभट्ट थे, मयूर थे, हरिदत्त थे, जयसेन रहते थे। और हर्ष ने 3 पुस्तकों की रचना भी की थी। हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन पुस्तक थी? वो नागानंद थी, प्रियदर्शिका थी, और कौन थी? एक रत्नावली थी। 3 पुस्तकों की रचना की गई। और बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक रचना की थी। बाणभट्ट के द्वारा क्या रचा गया था? हर्षचरित और कादम्बरी।
नाम पुस्तक रची गई थी। ये हो गया हमारा। जो मयूर थे, मयूर नामक विद्वान के द्वारा मयूर शतक जो रचना की गई थी, मयूर शतक, और एक थी सूर्य शतक, सूर्य शतक की रचना की गई थी। एक हमारा, और इनको द्वारा की गई थी। और हरदत्त और जयसेन भी हर्ष के दरबार में रहते थे। जयसेन ने ही हर्ष की कालिदास और भास के समान विद्वान बताया है। किसने बताया है? जयसेन ने। जयसेन ने क्या किया है कि हर्ष को कालिदास और भास के समान विद्वान बताया। तो इस समय चारों लोग सम्मिलित हैं, तुम्हारा विकल्प ये हो जाएगा। हर्ष बारे में क्या क्या है ना कि इनका जो शासन काल था वो 606 से 647 के बीच था, और वे पुलकेशियन द्वितीय द्वारा पराजित हुए थे। कहाँ पराजित हुए थे? नर्मदा नदी के तट पर। कब पराजित हुए थे ये? 618 में नर्मदा नदी के तट पर पराजित हुए थे। और इनके पिता क्या नाम था? इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन था, और इनके शासनकाल में जो है हुएनसांग ने यात्रा की थी। तो विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए गया है। अगले प्रश्न में कथन दिया गया, कारण दिया गया है। कथन दिए गए, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के संबंध में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया। कारण दिए गए, कैबिनेट मिशन भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू नहीं करना चाहता था। बताइए इसमें क्या सही है? इसमें क्या है ना कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के संबंध में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया। उसका कारण था, उसका कारण यह था कि इस व्यवस्था को लागू करने से चुनाव कराने में अत्यंत विलंब होता। अतः कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि संविधान निर्माती सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किए जाने की व्यवस्था की है। तो कथन हमारा सही है, कारण हमारा गलत है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए गए कि भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया गया है कि इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है कि मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से लागू किया। ये भी बात सही है। तीसरा है कि इस व्यवस्था में सरकार को किसकों से सीधा संपर्क स्थापित हुआ? सीधा संपर्क स्थापित हुआ? सीधा संपर्क वही नहीं स्थापित हुआ था, क्योंकि इसमें क्या था ना कि इसमें जो अंग्रेजों के संपर्क में कौन थे? अंग्रेजों संपर्क में गांव या जागीरों के मुखिया होते थे, और इन्हीं के द्वारा जो है किसानों से जो है राजस्व वसूल करके अंग्रेजों को दिया जाता था। तो तीसरा कथन हमारा गलत है। चौथा है कि इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। ये भी हमारा सही है। तुम्हें गलत बताना, तुम्हारा कौन सा विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची को सूची दो से मिलाना से, एक तरफ समाचार पत्र दिया, एक तरफ भाषा दी गई है। तो इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा? पहले दुख निवारण। दुख निवारण जो है ना ये पंजाबी में छपता था, पंजाबी भाषा में। द लीडर के संपादक जो थे मदन मोहन मालवीय थे, या अंग्रेजी भाषा में छपता था। और मिलाप जो है उर्दू भाषा में छपता था। और संदेश जो है ये गुजराती भाषा में छपता था। तो हमारा क्या बना? हमारा 4 1 2 3 बना। हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पारसी सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर मुंबई में रहनुमाई मजायदासन सभा का गठन किया। ये बात सही गलत है? हमारा सही है। दूसरा है कि इस सभा का उद्देश्य पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। ये बात सही है। तीसरा है कि सभा के संदेश का प्रचार के लिए दादा भाई नौरोजी ने पारसी भाषा में राष्ट्रगोपतार नामक पत्रिका निकाली। सही गलत? हमारा गलत है। पारसी भाषा में नहीं निकाली गई थी, ये थी गुजराती भाषा में। तो हमारा जो है तीसरा कथन गलत है। 1 और 2 सही, तुम्हारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए कि प्रागैतिहासिक पुरास्थल वेलन घाटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि वेलन घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, जहां से पूर्व पाषाण युग से लेकर नव पाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त हुआ है। तुम्हारा सही गलत है? ये तुम्हारा सही है। और दूसरा है कि वेलन घाटी में अनुसंधानकार GR शर्मा के निर्देशन में किया गया। ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि वेलन घाटी जो है यमुना की सहायक नदी है।
यमुना सहायक नदी है, सही के गलत है हमारा, ये हमारा गलत है क्योंकि ये यमुना नहीं है भैया, टोंस की सहायक नदी है, जो बेलन नदी है टोंस की सहायक नदी, तीसरा हमारा गलत है। चौथा है कि बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से अस्त निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, सही गलत हमारा, ये हमारा सही है, तो हमारा तीसरा गलत है, हमारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया और जामाली संघ छोड़कर चले गए। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ? दिया गया है बहुत्ववाद सिद्धांत, क्रियमकांड कृत सिद्धांत, अनेकांतवाद सिद्धांत, सप्तभंगिनी सिद्धांत। बताइए। तो जो क्या है ना कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में उनका जामिल से मतभेद हो गया। जामिल उनके दामाद थे और इस मतभेद के कारण इस मतभेद का जो कारण था क्रियमाणकृत सिद्धांत था। और इस सिद्धांत क्या था ना, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते ही पूरा हो जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था, जबकि जमाली के द्वारा कहा जा रहा था कि जब कार्य पूरा हो जाएगा तभी उसको पूरा माना जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है बी सही है ना, क्रियमाणकृत सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विशेष राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि विशेष राज्य श्रेणी का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, सही है गलत हमारा? ये तुम्हारा सही है कि संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा है कि यह वर्गीकरण विशेष राज्य श्रेणी 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि 1969 ईस्वी में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी हमारा सही है। तीनों कथन हमारे सही है, विकल्प हमारा डी हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि इसका जो सबसे पहले प्रावधान आया था 1969 में आया था और इसके लिए जो मानक तय किया गया है, मानक है कि जो राज्य है, और राज्य जो है, राज्य का जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका होना चाहिए और राज्य का जनसंख्या घनत्व तो कम हो या जनजाति जनसंख्या का अधिक से अधिक उसमें मतलब अनुपात हो। और इसमें एक प्रावधान और है कि राज्य की जो पड़ोसी सीमा है ना, वो जैसे अन्य देशों के साथ लगती होनी चाहिए और आर्थिक और आधारभूत संरचना का जो है पिछड़ापन हो। और ये तो हमारा हो गया, तुम्हारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, सही गलत हमारा? ये तो हमारा सही है। और दूसरा है कि इस अधिनियम के अनुसार वायस की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 2 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, सही है गलत हमारा? ये तुम्हारा गलत है ना, क्योंकि 2 सदस्य नहीं होने चाहिए, कमांडर इन चीफ को छोड़ करके 3 सदस्य जो हैं ये भारतीय होने चाहिए। तो ये कथन हमारा गलत है, तुम्हारा केवल एक सही, तुम्हारा विकल्प जो है एक सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि इस कानून द्वारा जो है लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक का जो भारत सचिव द्वारा कार्य किए जा रहे हैं कुछ कार्यों को उच्चायोग को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो विकल्प हमारा एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, सही गलत हमारा? ये तुम्हारा गलत है ना, क्योंकि उच्च न्यायालय नहीं भी है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए अर्हित व्यक्ति को। दूसरा कथन दिया गया है कि महान्यायालय को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों सुनवाई का अधिकार होगा, सही गलत हमारा? सही है। तीसरा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, सही गलत हमारा? तुम्हारा सही है। चौथा है कि महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, ये हमारा सही गलत है? हमारा गलत है, क्योंकि संसद नहीं भैया, इनका जो पारिश्रमिक होता है ना उसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो 2 और 3 हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प कौन सा है? हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
एक तरफ दिया गया है सदस्य और दूसरी तरफ धारित विभाग दिया गया है। तो जान मथाई के कौन सा दिया गया था मंत्रालय? जान मथाई को दिया गया था रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया था। जगजीवन राम को दिया गया था श्रम दिया गया था। रफ़ी अहमद किदवई को संचार विभाग दिया गया था। क्या दिया गया था? संचार विभाग दिया गया था। वाणिज्य विभाग किसको दिया गया था? वाणिज्य विभाग दिया गया था सी.एच. भाभा को दिया गया था। और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। ये समाज जो सुमेलित नहीं, हमारा विकल्प सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? दिया गया है कि मोहिनी जैन केस, प्रकाश सिंह केस, एस.आर. बुम्मई केस, उन्नी कृष्णन केस। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि एस.आर. बुम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 केस था ये। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए प्रावधानों के संबंध में विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। सही गलत? हमारा सही है। दूसरा है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निरर्हक करार दिया जाता है तो ऐसे सदस्य जो है मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी निरर्हक होगा, यानी कि उसका जो मंत्री पद है वो भी छिन जाएगा और वो दोबारा मंत्री नहीं बन सकता है। ये भी हमारा सही है। तीसरा दिया गया है कि 10वीं सूची में वर्णित उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें आयोग घोषित नहीं किया जा सकता, पूर्ववत बना रहेगा। सही है? हमारा गलत है? ये हमारा गलत है। ये हमारा पहले प्रावधान था 1/3 वाला। अब जो प्रावधान है अब हो गया है 2/3 का। कितना? 2/3। अगर 2/3 जो है सदस्य किसी दूसरे दल में जाते हैं अपने दल को छोड़कर, तो वो है क्या होगा कि वो लोग दल बदल के अनुसार जो है ना आयोग घोषित नहीं किए जाएंगे। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। हमारे एक दो सही है। तुम्हारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। सही गलत? हमारा ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि यह महिला अधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन है। ये हमारा सही गलत है? तुम्हारा गलत है ना। इसमें क्या है कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये क्या था? मानवाधिकारों से संबंधित है। किससे? मानवाधिकार संबंधित है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एक हमारा एक सही, केवल एक विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया गया है कि 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। सही है? गलत? हमारा ये हमारा सही है। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होंगे। सही गलत? हमारा गलत है। कुल 7 नहीं भैया, ये हो जाएंगे कुल 5 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा और 3 सदस्य रहेंगे। तीसरा है कि उनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये सही है। चौथा है कि यह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये भी हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प भी हमारा गलत है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम 9 सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर होते हैं। सही गलत? हमारा ये तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये हमारा सही है? गलत होगा? ये हमारा जो है हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
ये हमारा सही गलत है? ये हमारा गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता, अध्यक्ष के द्वारा, कि सदस्यों की जो नियुक्ति होती है ना अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। तो तीसरा हमारा गलत है। चौथा कि इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। सही गलत हमारे? तुम्हारा सही है। तीसरा हमारा गलत है और एक एक दो चार हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गया है। कथन में दिया गया है कि जीवमंडल एक खुला या विपरीत तंत्र का उदाहरण है। कारण दिया गया है कि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। तो इसमें क्या हमारा सही होगा? इसमें देखा जाए ना, कथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल के आयन मंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है, क्योंकि आयन मंडल ना तापमान जो है तेजी से बढ़ना स्टार्ट करता है। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि इस मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है, जिसके कारण इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं। ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि इस मंडल की डी परत मध्य और उच्च आवृत्ति की तरंगों को अवशोषित कर लेती है तथा लघु आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित कर देती है। सही गलत हमारा? ये भी हमारा सही है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, कथन और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है कि विश्ववती निम्न दाब पेटी में धरातली क्षैतिज पवन नहीं चलती, केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। कारण दिया गया है कि तापमान अधिक होने के कारण इस कटिबंध में आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सही होगा? तो विषुवती निम्न वायुदाब जो पेटी है ना, ये विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलती है और विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर वर्ष भर जो है तापमान ऊंचा रहता है। तो तापमान जब ऊंचा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो यहाँ पर हवाएं आती हैं वो वहाँ से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं। तो यहाँ पर क्षैतिज हवाएं नहीं चलती और बल्कि ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती हैं। तो पहला कथन तुम्हारा सही है इसमें। और कारण दिए गए तापमान अधिक होने के कारण इस कटिबंध में आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर उठने लगती हैं, क्योंकि तापमान अधिक रहता है। तो कारण भी सही है हमारा। और कारण जो है कथन की व्याख्या करा, विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक सागरीय लवणता को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं? दिए गए तापमान, वर्षा, नदियों का जल, पवन। तो इसमें क्या है ना कि सागरीय लवणता को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें तापमान भी है, वर्षा भी है, नदियों का जल भी होता है, क्योंकि नदियों को जल जहाँ जाके समुद्र में मिलता है ना वहाँ पर क्या होता है, लवणता कम होती है, क्योंकि नदियों का जल जो है खारा नहीं होता है। और पवन, पवन के द्वारा जो है महासागरीय धाराएं चलती हैं, तो उससे भी जो है लवणता उस पर इफेक्ट पड़ता है। इस तरह हमारा तापमान भी हो जाएगा, वर्षा, नदियों का जल और पवन भी हो जाएगा। इस तरह हमारा चारों से हमारा विकल्प जो है डी सही होगा। इसमें क्या है ना कि तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र गति से होती है, अतः इन क्षेत्रों में अधिक लवणता पाई जाती है जहाँ पर तापमान अधिक होता है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ लवणता कम पाई जाती है। जैसे विषुवती रेखीय क्षेत्र में उच्च तापमान होने के बावजूद भी अधिक वर्षा होने के कारण अधिक लवणता नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। तो विकल्प हमारा डी सही हुआ। अगला देखते हैं। अगला हम लोगों है कनाडा में स्थित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। दिए गया है अथावास्का झील, बृहत स्लेव झील, विनिपेग झील, ग्रेट बियर झील। तो बताइए इसमें इसमें सबसे पहले जो हम लोग गेस लगाते हैं, जैसे नहीं होता, जैसे विनिपेग झील क्या होती है, इसको गेहूं की मंडी कहा जाता है ना। और गेहूं कहाँ होगा? गेहूं वहाँ होगा जहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती है, यानी कि हल्की ठंडी पड़ती है। तो विनिपेग अगर इसको हम देखा जाए तो ये सबसे दक्षिण में होनी चाहिए। तो इसमें हमारा ए भी विकल्प हो सकता है, ए भी विकल्प हो सकता है। पहले स्थान पर देखते हैं, तुम्हारा है सबसे उत्तर में है ग्रेट बियर झील है, पहले नंबर पे है। उसके बाद कौन सी झील आती है? उसके बाद आती है ग्रेट स्लेव झील आती है, जिसको बृहत स्लेव झील भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है अथावास्का झील।
यहाँ पर यूरेनियम भी बहुत पाया जाता है। और चौथे नंबर यानी कि सबसे दक्षिण जो पाई जाती है विनिपेग झील पाई जाती है। तुम्हारा क्या बन जाए? हमारा बन जाए पहले 4-2-1-3। तुम्हारा विकल्प कौन सही है? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में बने पंचमहल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इस 5 मंजिला इमारत का आकार पिरामिड जैसा है। दूसरा दिया है कि इसका निर्माण योजना मिस्र के पिरामिडों से प्रभावित है। तो इसमें तुम्हारा कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें क्या है ना कि अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में बनी पंचमहल एक 5 मंजिला इमारत है। और इसमें क्या है कि ये जो 5 मंजिला इमारत है इसका आकार जो है पिरामिड जैसा है। तो पहला कथन हमारा सही है। और इसमें क्या है कि इसका जो निर्माण योजना है ना नालंदा में बने हुए जो बहुमंजिले बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। और इसका आकार जो पिरामिड जैसा ही है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, केवल एक सही। तुम्हारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि मुगल काल में जिला सरकार प्रशासन में नियुक्त अधिकारी और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले दिया गया है कि अमल गुजार का कार्य क्या होता था? अमल गुजार का कार्य था जिले का वित्त अधिकारी होता था। वित्तकची जो कार्य होता था भूमि एवं लगान संबंधी सभी कागजात तैयार करना। ये भी हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा है कि सिकदार में दिया गया है कि जिले का प्रमुख अधिकारी जो शांति और व्यवस्था बनाए रखता। सही गलत? हमारा गलत है, क्योंकि ये परगना का मुख्य अधिकारी होता था ना, जिसका उत्तरदायित्व होता था कि परगने में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना था, जिले में नहीं बना। ये परगना का मुख्य अधिकारी होता था। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है खजानदार के जो कार्य होता था सरकारी खजाने की सुरक्षा करना होता था। ये भी हमारे सुमेलित है। इस तरह हमारा विकल्प सी गलत है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया कि भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे से मिलती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है? दिए गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसमें कहा है ना कि भारत की मानक समय रेखा जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो उसको कहते हैं, कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर नामक स्थान पर काटती। कहाँ? छत्तीसगढ़ में सूरजपुर नामक स्थान पे। अगला देखते हैं लोग। अगला दिए गए है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिए गया है कि लगभग समान अक्षांशीय तथा देशांतर विस्तार होने पर भी भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई तथा पूर्व पश्चिम चौड़ाई में विषमता पाई जाती है। कारण दिए गए हैं भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर दो देशांतरों के बीच की कोणीय दूरी तो 1 डिग्री ही रहता है, किंतु उनके मध्य की वास्तविक दूरी जो है कम हो जाती है। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही होगा? तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार का कितना है 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हो जाएगा। और देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 पॉइंट से 97.25 पूर्वी देशांतर होता है हमारा। तो इसमें क्या है ना कि इस प्रकार जो है क्या कि भारत की उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम जो लंबाई है लगभग समान होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ नहीं है? क्योंकि इसका कारण है कि भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर ना दो देशांतरों के बीच की कोणीय दूरी तो 1 ही डिग्री रहती है, किंतु उनके जो मध्य जो है वास्तविक दूरी कम हो जाती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो ना क्रमशः है पास पास आती जाती हैं। तो कथन भी हमारा सही है, कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। और इसमें दिया गया है कि यह मिट्टी देश के लगभग 43.4% भूक्षेत्र पर पाई जाती है। सही गलत है? तुम्हारा सही है। दूसरा है कि यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। सही गलत हमारा? ये भी हमारा सही है। और तीसरा दिया इस मिट्टी में पोटास, चूना तथा ह्यूमस की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड तथा जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। सही गलत है? तो इसमें देखा जाए जो तीसरा है ना, इसमें क्या है कि इस मिट्टी में ना पोटास, फास्फोरिक एसिड जो और चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता तब पाई जाती है जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है?
नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस तरह हमारा जो है ना तीसरा जो कथन गलत है, तो 1 2 हमारा सही है, तो हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों लखीमपुर तथा बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है। दिए गया है काली शारदा नदी, घाघरा करनाली नदी, रामगंगा नदी, टोंस नदी। बताइए। तो इसमें जो घाघरा है, करनाली नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? मापचा चुंगो हिमनद से होता है। यह नदी जो है पर्वतीय प्रदेशों में करनाली और मैदानी प्रदेशों में घाघरा कहलाती है। यह लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिलों की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा बी। इसका जो नाम है ना, ये करनाली जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में इसका नाम है, और जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है तो इसका नाम जो है घाघरा हो जाता है। विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नहर दिए गया, एक तरफ नदी दिया गया है, किस नदी से उसका उद्गम होता है। तो सरहिंद नहर, जो सरहिंद नहर को उद्गम होता है ना, ये पंजाब राज्य में सतलज नदी से निकलती है। तो हमारा इसका भी बन जाएगा। गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर जो है ना हरियाणा राज्य में यमुना नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर जो है बिहार राज्य में गंडक से निकलती है, गंडक नदी से। सॉरी, त्रिवेणी नहर गंडक। मिदनापुर नहर, मिदनापुर नहर आप लोग जानते हैं कि मिदनापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, तो मिदनापुर नहर पश्चिम बंगाल राज्य में कोसी नदी से निकलता है। ये हो जाएगा हमारा। तो क्या हमारा 4 3 2 1 हो जाएगा। हमारा विकल्प जो है सी से हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है कि UNFF अर्थात यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का गठन अक्टूबर 2000 में एक सहायक निकाय के रूप में यूएनओ के आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा किया गया था। सही गलत हमारा। और दूसरा दिया गया इस संगठन का उद्देश्य सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। तीसरा कथन है कि इसका मुख्यालय पेरिस में। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो जो पहला कथन दिया गया है ना, UNFF अर्थात यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का गठन अक्टूबर 2000 में एक सहायक निकाय के रूप में यूएनओ के आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा किया गया था। तुम्हारा सही है। दूसरा है कि इस संगठन का उद्देश्य सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि इसका मुख्यालय पेरिस में, पेरिस में नहीं है भैया, इसका मुख्यालय जो है ना न्यूयॉर्क में है। तो तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। एक तुम्हारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। और दिया गया है कि इस योजना का प्रारंभ अक्टूबर 2019 में किया गया था। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही हो जाएगा ना। दूसरा दिया है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक ना हो, 3 लाख रुपए से कम होने चाहिए। ये भी हमारा सही है। तीसरा दिया गया इस योजना के तहत 12वीं डिप्लोमा तक अलग अलग चरणों में कुल 35,000 रुपये की सहायता की जाएगी। तो सही गलत है। तो इसमें क्या है ना कि बालिका के जन्म से लेकर 12वीं डिप्लोमा तक 6 अलग अलग चरणों में कुल 25,000 रुपये देने की व्यवस्था की। 35,000 नहीं हुई है, कुल 25,000। तो तीसरा जो है हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है कि यह लाभ केवल 2 बेटियों तक ही दिया जाए। ये बात सही है, तुम्हारा सी विकल्प गलत है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2016 में प्रारंभ की गई थी। सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है क्योंकि 2016 में नहीं, अप्रैल 2015 में की गई थी। पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वित्तीय बजट 2024-25 के अनुसार अब इस योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। तो सही गलत हमारे, तुम्हारा सही है। तो दूसरा कथन हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि बजट 2024-25 के अनुसार किसी क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें।
पहला कि 45% भारतीय कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 18.1% है, ये बात सही है। दूसरा है कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। चौथा है कि नेचुरल फार्मिंग के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, सही है हमारा, ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा। इस तरह हमारा चारों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए बजट 2024-25 के अनुसार सरकार की आय के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? सही क्रम में व्यवस्थित कर कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। दिए गया है जीएसटी, सामान्य कर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, बताइए। जो सरकार को सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है ना, वो कहाँ से आता है? वो सबसे ज़्यादा पैसा आता है उधार से, उधार एवं अन्य देयताओं से आता है। ये कितना आता है? ये आता है 27%। उसके बाद आयकर से आता है, आयकर से कितना आता है? 19% आता है। उसके बाद जीएसटी व अन्य कर से, जीएसटी व अन्य कर से कितना आता है? 18% आता है। निगम कर से, निगम कर से 17% आया। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा तो उधार जिसमें दिया नहीं गया है, आयकर दिया तो पहले नंबर हमारा आयकर आ जाएगा, दूसरे नंबर हमारा जीएसटी आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा निगम कर। तो हमारा क्या बन रहा है? 4 बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है, 4 1 2 3, हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा इस तरह। चौथे नंबर पर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसमें कितना आता है? इसके तहत आता है 5%। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है कि बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ आवंटित बजट दिया गया है। तो रक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? रक्षा के क्षेत्र में किया गया है 4,54,773 करोड़, ये तुम्हारा सुमेलित है। ग्रामीण विकास के तहत, ग्रामीण विकास के तहत दिए गए 2,65,808 करोड़, ये भी हमारा सुमेलित है। और शिक्षम कितना दिया गया है? शिक्षम दिया गया है 1,25,638 करोड़, ये भी हमारा सही है। और स्वास्थ्य में कितना दिया गया है? स्वास्थ्य में दिया गया है कि 89,287 करोड़, कितना? ये 86 करोड़ नहीं भैया, 89,287 करोड़, ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा डी विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची को सूची दोस्त मिलाना, एक तरफ कंपनी दिया गया, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 हुई थी ना, ये हमारा बन जाएगा। और नहीं, एक सेकंड, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी। वो मतलब इसका जो शार्ट फॉर्म है भेल है, भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। इससे हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3 4 1 2 बार, विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। तो अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि G7 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों का समूह G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई, सही गलत हमारा सही है। दूसरा, विश्व के 6 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी इसके संस्थापक सदस्य हैं, सही गलत हमारा, ये हमारा गलत है ना, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि इसकी स्थापना जो है G7 की 1975 हुई थी। और विश्व के 6 जो औद्योगिक राष्ट्र थे जो मेन थे, अमेरिका, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, जर्मनी और जापान थे। कनाडा नहीं भैया, कनाडा जो है बाद में शामिल हुआ ना, कनाडा इसके में 1976 में शामिल हुआ था। इस तरह हमारा जो है दूसरा कथन गलत है। तुम्हारा कौन सा विकल्प हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए गए भुगतान संतुलन में निम्न में से क्या क्या सम्मिलित होते हैं? दिए गए दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण।
तो उसमें क्या है ना कि किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित समय अवधि में उसे देश द्वारा किए गए वस्तुओं के आयात एवं निर्यात के साथ साथ सेवाओं के आयात निर्यात और जैसे भुगतान हो गया, हस्तांतरण हो गया का लेखाबद्ध जो है ना विवरण होता है। इसमें क्या है कि भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार के विवरण के साथ साथ अदृश्य व्यापार और ऋणों तथा परिसंपत्तियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का विवरण भी सम्मिलित होता है। इसमें और क्या हो जाएगा, हमारा देश व्यापार भी, अदृश्य व्यापार है, ऋण भी हो, तो 1 2 3 हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसकी स्थापना संसद में एक कानून पास करके अप्रैल 1988 की गई। पहले कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी दिया गया, ये भी हमारा सही है। तीसरा, किसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी हमारा सही है। चौथा, किसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए हैं, ये भी हमारे सही थे। चारों कथन हमारे सही है, तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा, हमारा विकल्प ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्न से कौन सा असत्य कथन है। पहला दिया है कि मेजर बर्रो के नेतृत्व में भेजी गई सैनिक टुकड़ी संथालों से संघर्ष में पराजित हुई, सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि गोक्को गोड्डा नामक स्थान का एक महत्वपूर्ण नेता था, सही कि नहीं, हमारे सही है कि गोक्को जो है ना एक जो है स्थानीय नेता था, सही है। तीसरा कि यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान तक फैला था, सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। चौथा है कि महाजन दीनदयाल संथालों का सहयोगी था, सही गलत है। इसमें क्या था ना कि जो महाजन दीनदयाल थे ये संथालों के सहयोगी नहीं थे, वरन यह भी एक शोषणकर्ताओं में ही शामिल था, और ये तुम्हारा चौथा कथन गलत हो जाएगा, ये में बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। पहला दिया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, पुणे में है, पुणे में नहीं भैया, ये बेंगलुरु में ना, तो यही हमारा सुनित नहीं है। कजरी कहाँ है, कजरी जो है जोधपुर में है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान है, ये हमारा नई दिल्ली में है, तो हमें गलत बताना, तो हमारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ एक्ट दिया गया है, एक तरफ वर्ष दिया गया है। वर्नाक्युलर प्रेक्स एक्ट कब आया था, ये आया था 1878 में। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में आया था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ये आया था 1876 में। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट ये कब आया था, ये आया था 1890 में आया था। इस समय क्या बना हमारा 3 1 2 4 बन रहा है, हमारा विकल्प जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलम दिए गए उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना आवश्यक है। दिए गया कि 14 दिन, 15 दिन, 29 दिन, 1 माह, बताइए। तो इनसे क्या है ना कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई बैठक की सूचना जो है ना 15 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है इसमें। और इस बैठक में ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। तो 15 दिन होगा, तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से पुष्यमित्र शुंग के संबंध में सत्य हैं। दिया गया है कि यह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि यह शुंग वंश का संस्थापक था, सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। तीसरा है किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, हमारा सही गलत है, ये भी हमारा सही है। तो इनके द्वारा इनका जो 2 अश्वमेध था उसको किसको द्वारा कराया गया था, ये कराया गया था पतंजलि के द्वारा। तो हमारा तीनों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प डी बन जाएगा। अगला देते हैं। दिए गया कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिए गया है नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र, बताइए। इसमें क्या है ना कि हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह चक्र जैव और अजैव तत्वों के बीच हाइड्रोजन स्थानांतरण से संबंधित है, विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है।
दिए गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है। दिए गए संवर, निर्जरा, निर्वाण, बंधन, बताइए। तो इसमें जो है ना निर्वाण है, ये बौद्ध धर्म से मतलब बौद्ध धर्म के में सम्मिलित है। तो इसके अनुसार क्या होता है, इसमें है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम लक्ष्य जो है ना निर्वाण प्राप्ति है, जिसका अर्थ है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। संवर, संवर मतलब ये होता है कि ये जैन धर्म से संबंधित है। संवर मतलब होता है जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, ये हो जाए हमारा। निर्जरा, निर्जरा मतलब होता है कि पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना। बंधन, बंधन क्या होता है, बंधन मतलब ये होता है कि जब आदमी होता है कि ये अपने सांसारिक जीवन में बंध जाता है, उसको बंधन कहते हैं। तो इसका विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है। दिए गए आगरा, लखनऊ, इटावा, वाराणसी, बताइए। जो इटावा घराना ना, इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। इमदाद खान के पिता साहेब दाद खान एक मशहूर सितार वादक थे, और इस घराने के जो अन्य जो कलाकार हैं कौन कौन थे, जैसे आप इसको लिख लीजिए। सुजात खान, निसात खान। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि 28वीं लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं के भी चुनाव कराए गए। सही गलत हमारा। तो इसमें क्या है ना कि जो मिजोरम कराया गया था, मिजोरम नहीं कराया गया था ना, कराया गया था आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में कराया गया था, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कराया गया था। तो मिजोरम जो हमारा सिक्किम हो जाएगा। पहला कथन हमारा जो है ना ये गलत है। दूसरा कि चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ 12 जून को ली। ये सही गलत हमारे तुम्हारा सही है ना। तीसरा है कि उड़ीसा में बीजू जनता दल का 24 वर्षीय शासन समाप्त कर भाजपा ने वहां स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। ये भी कथन हमारा सही है, तो विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के पीछे इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना था। सही गलत हमारा है, तुम्हारा सही है। दूसरा है कि संघात्मक संरचना से विविधताओं के मत सामंजस्य से एक सशक्त भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। सही है, ये भी हमारा सही है। दोनों कथन सही है, हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। निम्न में से कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं था। पहला है कि देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाना। ये इनको द्वारा नहीं कहा गया था भैया, इनको द्वारा ये नहीं कहा गया था। और इसमें क्या था ना कि ये जो समिति बनाई गई थी तो इसके द्वारा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। तीसरा कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, ये भी उसमें शामिल था। चौथा कि वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। सही था, ये भी हमारा शामिल है, तो हमारा विकल्प भी यही नहीं शामिल था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। पहला है कि अच्छे पर्यावरण का अधिकार। दूसरा है कि एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है कि अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार। चौथा है कि पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार। तो इसमें देखा जाए ना कि चारों जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तुम्हारा जो है विकल्प ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु राज्य रखा गया। सही गलत हमारे तुम्हारा सही है। दूसरा है कि 1992 ईस्वी में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि 1973 ईस्वी में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखा गया, कर्नाटक रख दिया गया। सही गलत हमारा
ये भी हमारा सही है। चौथा है कि 1974 ईस्वी में मिनी का एवं अमीनी दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। सही गलत हमारा? ये तो हमारा गलत है ना, क्योंकि 1974 नहीं भैया, ये जो है कर्नाटक के ही साथ में इसका जो है नाम बदल दिया गया था कब, 1973 में। ये हमारा गलत है, ये हमें बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्या कि निम्न में से कौन सी नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? पहला दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। सही गलत हमारा? ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। दूसरा है इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित होने के कारण कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें नहीं देखता। सही गलत हमारा? ये हमारा गलत है, क्योंकि जब इसका मतलब काम लगता है, जैसे संविधान में कुछ प्रावधानिक मत अगर से विरोधाभास है तो उसको स्पष्ट करने के लिए इसकी सहायता मतलब जैसे डीपीएसपी की सहायता ली जाती है ना। जैसे इसमें क्या है कि इसको बताया गया है कि डीपीएसपी और जो मौलिक अधिकार है ना, ये दोनों मतलब एक दूसरे को संतुलित करते हैं, तो इनकी सहायता ली जाती है न्यायालय द्वारा। तो हमारा जो है दूसरा कथन जो है ना, ये हमारा कथन गलत है। तीसरा है कि इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना, ये भी सही है। चौथा कि नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है, ये बात सही है। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिए कि भारत में उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे गए हैं, वह सही है। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किए गए हैं, ये बात सही है। तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। इसमें क्या है ना कि जो भारत का राष्ट्रपति है, अगर कुछ दिन के लिए मतलब बीमार हो जाता है या अपने पद पर कार्य नहीं कर पाता है, या फिर चुनाव होने के बाद भी अगर कोई जैसे मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है खत्म हो गया है, चुनाव भी नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है ना कि जो उपराष्ट्रपति है उसके कार्य को देखता है, ना कि राष्ट्रपति बन जाता है। तो सिर्फ उसका जो है कार्य, उसके जो है कार्य की भूमिका निभाता है। और जबकि इसके क्षमता के अनुसार ना उसके जो है कोई कार्य नहीं सौंपे गए हैं संविधान को द्वारा। ये सिर्फ शेष कार्यकाल तक उसके पद पर बना रहता है, ताकि जो है ना उसमें कोई मतलब भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं ना, ये मतलब इनका एक है कि ये राजा के समान होते हैं, तो उनमें कोई अंतराल न होने पाए, राज्य में कोई अंतराल नहीं होने पाए। इसका विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संविधान के भाग दिए गए, एक तरफ उसके प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 13 में क्या प्रावधान दिए? भाग 13 में दिए गया है कि क्या दिए गए हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम दिए गए, भाग 13 में दिए गए हैं। भाग 14 में क्या दिए? भाग 14 में दिए गए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दिए गए हैं। भाग 16 में क्या दिए? भाग 16 में दिए गए हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन जाएगा 4, 1, 2, 3 बन जाए, हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। दिए गए हैं अनुच्छेद 74(2), अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 75(5). बताइए। तो अनुच्छेद 75(5) पे इस बात का वर्णन है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट, इसमें हम लोग और भी देख लेते हैं ना। जैसे 74(2) की है। 74(2) में क्या प्रावधान किया गया है? 74(2) में जिसे प्लान किया गया है, इसका जैसे प्रावधान किया गया है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई है, मतलब जो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को, क्योंकि उन्हीं के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो मंत्रियों को द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह पर ना किसी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। 75(2) में क्या दिए गए हैं? 75(2) के जो मंत्री हैं, मंत्रीगण है ना, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर, यानी कि जब तक उनकी इच्छा रहेगी राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहेंगे। 74(1) में क्या दिए गए हैं? 74(1) में दिया गया है जैसे राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को विधिवत
परिभाषित किए गए हैं। कारण दिए गए अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। बताइए कौन सा कथन है। इनमें देखा जाए ना तो कथन हमारा गलत है कि इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई संविधान में। जो देखा जाए तो कारण हमारा सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। ये गलत है यार, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिए है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दिए गया है कि दो या मतलब अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये अपीली में आते नहीं भैया, ये आते हैं जैसे इसके क्या है, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। किसमें, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये मार्क गलत हो जाएगा क्योंकि जब राज्यों के बीच कोई विवाद होगा या संघ राज्यों के बीच विवाद होगा ना, तो कोई हाई कोर्ट नहीं देखता है, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। दूसरा कि संविधान की व्याख्या से संबंधित मान ले तो है हमारा। तीसरा है कि विशेष इजाजत से अपील, ये भी हमारा, ये 2 3 हमारा है, तुम्हारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। एक तरफ संविधान के प्रावधान दिए गए, इस तरफ देश दिए गए हैं। तो याचिकाएं रिट कहाँ से ली गई हैं, रिट ली गई हैं यूके से ली गई है ना, यूनाइटेड किंगडम से। संयुक्त बैठक आयरलैंड से ली गई, आयरलैंड से नहीं ली गई, ये लिए गया ऑस्ट्रेलिया से। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कि सहकारी संघवाद, ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की भूमिका यूएसए से लिया गया है। विकल्प हमारा बी गलत है, ये मैं बताना था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ खनिज दिए गए, एक तरफ उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। कोयला, कोयला कहाँ का उत्पादक क्षेत्र कहाँ है कोयला का उत्पादक क्षेत्र जो है डनबास बेसिन है। पेट्रोलियम जो है बाकू कहाँ है, अजरबैजान में है। डोनबास कहाँ है, यूक्रेन में है। बाक्साइट जो है गुयाना में है, गुयाना तो देसी है। मैग्नीज मतलब कहाँ उत्पादन होता है, ये होता है निकोपोल में। तो विकल्प हमारा कौन सा है, 2 4 1 3 हमारा बना, विकल्प हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए कि टोबिन टैक्स का उद्देश्य है, दिए गया है कि विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करना, यानी कि जो अटकल होते हैं, अस्थिरता होते हैं, इनको समाप्त करना। यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा पहला ही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए गया है कि निम्न युगों में से बेमेल युग्म का चयन करें। दिए गया है वन, एक तरफ प्रमुख वृक्ष दिए गया है। तो मानसूनी वन जो होते हैं ना, उसके जो वृक्ष होते हैं, यानी मेन वृक्ष होते हैं जो सागौन और साल होते हैं। और भूमध्य सागरी वन में ओक और जैतून के वृक्ष पाए जाते हैं, हमारा सही है। सदाबहारी वर्षावन, इसमें जो दी गया हेमलाक और स्प्रूस, ये हमारा नहीं भैया। ये हेमलाक और उस स्प्रूस कहाँ पाए जाते हैं, ये कोटधारी वन है। और कोटधारी वन आप लोग जानते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, ये हमारा सुमिलित नहीं है। शीतोष्ण कोटधारी वन देवदार चीड़ है, तो सुमिलित है। तो तीसरा हमारा गलत है, तुम्हारा विकल्प जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिए हम लोगों को निम्नलिखित में से कौन से आनुवांशिक रोग नहीं है। दिए क्या है, एल्केप्टोनिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, रिकेटस। बताइए। तो इसमें क्या है ना, एल्केप्टोनूरिया जो हो गया, फेनिल कीटोन्यूरिया होगा, और हीमोफीलिया, ये सब आनुवांशिक रोग हैं। जबकि रिकेटस जो है ना, ये जो है विटामिन डी की कमी से होता है, ये विटामिन डी कमी से। तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन दिए गया और कारण दिए गए। कथन दिए गए मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। कारण है कि यह मुलायम और असंगठित चट्टानों से बना है। बताइए। तो हमारा इसमें देखा जाए ना, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण जो कथन व्याख्या कर रहा है, विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि मिजोरम जो है ना, एक उत्तर और पूर्वी राज्य है। इसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ पर मुलायम और असंगठित चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया 1599 ईस्वी में लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में हुई एक सभा में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई की गई थी। सही गलत हमारा तो सही है। दूसरा है कि प्रारंभ से ही इसका उद्देश्य भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के साथ साथ भारतीय राजनीति में भाग लेना भी था। सही गलत हमारा तो हमारा आप लोग जानते हैं गलत हो जाएगा इसीलिए, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है, जो प्रारंभ में केवल व्यापार करना था, जबकि उसका उद्देश्य बाद में क्या बन गया कि भारतीय राजनीति में उसमें उसके द्वारा भाग भी लिया जाने लगा था, लेकिन बाद में हुआ था। तो पहले कथन हमारा सही, तुम्हारा विकल्प ये हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन दिए गए, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी थी। और दूसरा कथन दिया कि जमान शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो रणजीत सिंह ने उसकी सहायता की थी। सही गलत हमारा, ये हमारा जो है ना कथन तो सही है, लेकिन कारण हमारा जो है ना गलत है। कारण क्योंकि जब जमान शाह ने भारत पर आक्रमण किया था ना, तो उसमें क्या था कि रणजीत सिंह के द्वारा उसकी सहायता नहीं की गई थी। और इसमें क्या था कि जब वो वापस जा रहा था ना, उसकी कुछ तोपें जो हैं ये चिनाब नदी में गिर गई थी, यानी वहाँ फंस गई थी। तो वो मतलब उसके वहाँ जो था गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो उसके पास टाइम नहीं था कि उन तोपों को मतलब निकाले, क्योंकि उसमें उसमें टाइम लगता है। तो रणजीत सिंह के द्वारा बाद में निकाल करके ये जमान शाह के क्षेत्र में उसको पहुंचा दिया गया था। तो उससे खुश होकर जो है ना कि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी थी। दूसरा जो हमारा कारण गलत हो जाएगा, कथन सही, तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि कार्नवाली संहिता के संबंध में कौन सा कथन जो है हमारा सही है। तो पहला दिया गया है कि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, तुम्हारा सही हो जाएगा। और दूसरा है कि इसके माध्यम से कलेक्टर की न्यायिक और कर संबंधी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल फौजदारी शक्तियां हैं। दीदी सही गलत हमारा, ये हमारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि क्या होता है ना, कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसे केवल राजस्व कर संबंधी जो है शक्तियां ही दे दी गई थी। दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि इसके माध्यम से कानून की विशिष्टताओं का नियम लागू किया, ये भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा है कि दीवानी अदालतों का एक क्रमिक पदक्रम स्थापित किया गया, सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो 1 2 4 हमारा सही है, 1 3 हमारा 1 3 4 सही, तुम्हारा विकल्प जो है बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि मौर्य काल के दौरान बनी गुफाओं की प्रमुख विशेषता अत्यधिक पालिशदार भीतरी दीवारों व अलंकृत द्वार थे, सही गलत हमारा, तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि शुंग राजवंश ने स्तूपों के सुंदरता पूर्व अलंकृत प्रवेश द्वार के रूप में तोरण का निर्माण आरंभ किया, सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। दोनों कथन हमारे सही, तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि मौर्य काल में जो गुफाएं मतलब वो निर्मित की गई, उनमें कौन कौन सी, जैसे बराबर की थी, नागार्जुनी थी, विश्व झोपड़ी थी, सुदामा थी, और ये सब जो गुफाएं थी ना, ये सब बिहार में थी। इस तरह हमारा दोनों कथन सही, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिए गया है कि इंग्लैंड की संसद में 1720 ईस्वी में एक कानून बनाकर इंग्लैंड में भारतीय रेशमी व सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा है कि इंग्लैंड में भारतीय कपड़ों तथा वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर सोना चांदी भारत आ रहा था, सही गलत हमारा इसमें, इसमें हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण जो कथन की व्याख्या कर रहा है, विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कि लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हमारा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया गया था कि यह स्वामी दयानंद के प्रभाव से आर्य समाजी बन गए, सही गलत हमारा, ये सही है। दूसरा है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ अंग्रेजी लोकमत को भारतीय समस्याओं तथा इच्छाओं से अवगत कराने के लिए इंग्लैंड भी गए थे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि इन्होंने सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल के गठन का विरोध किया था, सही गलत हमारा, ये हमारा गलत था। तो ये हमारा गलत है ना, क्योंकि इनके द्वारा जो है ना उसका विरोध नहीं किया गया था, उनमें उसका सहयोग किया गया था, उस स्वराज दल के जो स्थापना में उनके द्वारा सहयोग किया गया था। तो तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा कि ये 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, सही गलत हमारे, तुम्हारा सही है, हमारा गलत बताना, तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था, सही गलत हमारा, तुम्हारा सही था। दूसरा दिया गया है कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरप थे, सही गलत हमारा सही, क्योंकि इसके जो मेन थे लीडर थे मदारी पासी और सहरेप थे। तीसरा है कि इस आंदोलन में केवल किसान शामिल थे, जमींदार नहीं, सही गलत हमारे, तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जमींदार भी शामिल थे ना, जमींदार भी इसमें शामिल थे। चौथा है कि इस आंदोलन का मुख्य कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेत छीनना था,
ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो 1 2 4 हमारा सही, तुम्हारा विकल्प जो है बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जैन ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रवाह ने की थी। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन मिलता है। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। चौथा है कि भद्रवाह चरित्र से अशोक मौर्य के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं की सूचना मिलती है। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि भद्रवाह चरित्र से अशोक मौर्य की मतलब जैसे नहीं मिलती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चौथा कदम हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश के राजाओं ने अपने अभिलेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। दिया गया है कि जेजाग भूति के चंदेल, शाकंभरी के चाहमान, मालवा के परमार, गुर्जर प्रतिहार। बताइए। तो उसमें क्या है ना कि बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में किया। विकल्प हमारा ऐसा हो जाएगा। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग जानते ही हैं, नन्नुक थे। ये हो जाएगा। और इसके जो मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा थे वो थे, कौन थे? परमार्दी देव थे ना। और परमार्दी देव के जो सेनापति थे आल्हा उदल थे, और इनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय के साथ हुआ था, तो जिसमें आल्हा उदल मारे गए थे। तो विकल्प हमारे ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कश्मीर के लोहार वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इस वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। सही गलत हमारा, तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि जय सिंह के समय उच्छल तथा सुसल नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में सामंतों ने विद्रोह कर दिया था। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जय सिंह के समय नहीं, ये हर्ष के समय में। किसके समय में? हर्ष के समय में। इसमें क्या था ना कि जो हर्ष था ये विद्वान कवि एवं कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ उसका आश्रित जो है कवि था, परंतु एक शासक के रूप में हर्ष जो है क्रूर तथा अत्याचारी था, जिसके कारण सामंतों ने उच्छल तथा सुसल नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में उसके विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। तो पहला कथन हमारा सही, विकल्प हमारा ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है। ये सही गलत हमारा, तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि नरौरा बुलंदशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई से व्यावसायिक उत्पादन 1 जनवरी 1992 में शुरू हुआ था। तो बताइए इसमें सही हमारा गलत है। इसमें हमें बताना था कौन सा कथन हमारा असत्य है। तो इसमें बताइए। इसमें क्या कि ना नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। इसमें 220 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर स्थापित हैं। प्रथम इकाई ने उत्पादन कार्य जो किया था 1991 से चालू हुआ था, और ये जो उत्पादन हुआ था ना ये दूसरी इकाई के द्वारा किया गया था। क्योंकि और इसमें दूसरी मतलब इकाई का जो प्रारंभ हुआ था 1992 से हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है हमें प्रथम का, तो ये 1991 हो जाएगा ना। दूसरा हमारा गलत है, तुम्हारा विकल्प जो है बी हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंगापुर द्वीप और मलय प्राद्वीप को अलग करती है। दी गई मलक्का जल संधि, जोहर जल संधि, सुंडा जल संधि, बाली जल संधि। बताइए। इसमें सिंगापुर और मलय प्राद्वीप को जोहर जल संधि अलग करती है। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देता। दिए गए कि हिमाच्छादित सतह, दीर्घ ठंडी रात, और शांत वायु, मेघाच्छित आकाश। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि ताप व्युत्क्रम हेतु गर्म हवा का
ऊपर पाया जाना आवश्यक होता है। जबकि ऐसे जो नॉर्मली होता है ना कि ऊपर की तरफ आप जाएंगे जैसे क्षोभ मंडल में, तो तापमान घटता है, लेकिन ताप व्युत्क्रम में क्या हो जाता है कि ऊपर के जाने पर क्षोभ मंडल में समताप मंडल के जो जो नीचे वाली होती है जो परत होती है वहां तक तापमान जो है बढ़ता है। तो इसमें क्या है कि ताप व्युत्क्रम हेतु गर्म हवाओं का ऊपर पाया जाना आवश्यक होता है। अतः हिमाच्छादन से अल्बिडो होता है, मेघाच्छादन से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। शांत वायु की स्थिति में ऊष्मा का विकेंद्रीकरण भी नहीं होता, यानी कि ताप जो व्युत्क्रम बना रहता है। जबकि क्या होता है, दीर्घ ठंडी जो रात होती है, दीर्घ ठंडी रात में ऊष्मा का मुक्त विसर्जन करके ताप विलोमता जो है ना नष्ट हो जाता है। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। दिया गया हमीरपुर में, आगरा में, झांसी में, मथुरा में। बताइए। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। कितने मेले, 86 मेले लगते हैं। दूसरे स्थान पर क्या, दूसरे स्थान पर आता हमारा कानपुर में आता है जहाँ 79 मेले लगते हैं। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए कि वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से सदैव कम होता है, सदैव अधिक होता है, सदैव बराबर होता है, बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जब बाजार में अनाजों के दाम गिर रहे होते हैं तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है। यह एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। और इसमें क्या है ना कि वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार रबी तथा खरीफ के समय करती है और इसी मूल्य पर सरकार अनाज खरीदती है। इसमें क्या है कि यह जो है एमएसपी के बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं हो सकता है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दिए गए एक तरफ जिला, एक तरफ एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उनके उत्पाद दिए गए हैं। तो ललितपुर भैया कौन सा उत्पाद है, ललितपुर का जो उत्पाद है ना जरी सिल्क साड़ी है। अयोध्या का गुड़ है। हाथरस का हथकरघा है, नहीं भैया हाथरस आप लोग जानते हैं, हाथरस की हींग बहुत फेमस है। हमीरपुर, हमीरपुर के जूते, तो ये हमारा हो जाएगा। हमारा विकल्प जो है सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न दिया गया है कि यमोवन में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। दिया गया है कि जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा राशियां, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां, चलन में करेंसी। बताइए। तो यमोन में जो सम्मिलित नहीं किया जाता ना उसको शामिल नहीं किया, चलन में जो करेंसी होती है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। हमारा विकल्प हो जाएगा। इसको जो है ना यम जीरो में शामिल किया जाता है। यमोन में क्या शामिल किया जाता है, यमोन में जो शामिल किया जाता है जनता के पास मुद्रा प्लस जनता का जो बैंकों में जमा धन होता है। यम टू में शामिल किया जाता है यमोन प्लस डाक के पास जो बचत जमा होती है। यम थ्री क्या शामिल किया जाता है, यम थ्री में यमोन प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास जो सावध जमा होता है उसको शामिल किया जाता है। और यम फोर में किया जाता है कि यम थ्री प्लस डाकघर बचत बैंकों के पास सभी जमा और इसमें जमा होता है। और जो चलन में मुद्रा होती है, विकल्प हमारा जो डी दी गई इसको यम जीरो में शामिल किया, विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिए गए उत्तर प्रदेश में बेला सागर नामक कृत्रिम झील अवस्थित है। दिए गए उन्नाव में, रामपुर में, महोबा में, अलीगढ़। बताइए। तो बेला सागर जो झील है वो तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ शामिल है भैया, महोबा में है ना। इस तरह हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गया है कि चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार की। दिए आयुर्वेद, योग, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, उपरयुक्त चिकित्सा पद्धतियों में से किन्हें भारत की चिकित्सा पद्धति में शामिल किया जाता है। दिए गए 1 और 3, 2 और 4, 1, 3, 4 उपरोक्त सभी है। तो बताइए। इसमें क्या है ना कि आयुर्वेद, योग, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी जो है इसको ये चारों को शामिल किया जाता है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना जैसे और भी जैसे योग हैं, यूनानी हैं, आयुर्वेद है, सिद्ध है, प्राकृतिक चिकित्सा है एवं होम्योपैथी को शामिल किया जाता है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धोबिया राग नृत्य के संबंध में असत कथन है।
दिए गए पहला, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, पहले कथा हमारा सही गलत है, मैं वहाँ गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र नहीं भैया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का नृत्य है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। दूसरा है कि यह केवल पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह जन्म, विवाह, दशहरा आदि अवसरों पर किया जाता है, सही गलत हमारे तुम्हारा सही है। चौथा है कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रचलित है, देखो दिया भी कथन हमारा सही है, तुम्हारा ये कथन गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य में हाथियों का आयात श्रीलंका और बेगू से किया जाता था, और कारण दिया है कि भारत में उच्च कोट के हाथी नहीं मिलते थे, तो इसमें कौन सा ये मतलब हमारा, तो उसमें क्या है ना कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा जो हाथी होते थे, हाथियों को श्रीलंका और बेगू से मंगाया जाता था, क्योंकि बहमनियों ने उत्तर भारत से हाथियों के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया था। तो कथन तो हमारा सही है, लेकिन कारण हमारा गलत है, तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिए गए हैं कि जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है कि जहांगीर ने पुर्तगीज फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, सही है गलत हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि वह दीपावली के अवसर पर जुआ खेलता था, ये हमारा सही है। तीसरा है कि इसके समय कांधार पर मुगलों का अधिकार बना रहा, सही गलत हमारा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कांधार जो है ना जहांगीर के हाथ से निकल गया था। कब निकल गया था, जब ईरान के शासक शाह अब्बास ने कांधार पर आक्रमण किया था। कौन किया था, शाह अब्बास के द्वारा। चौथा दिए कि मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से एक संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये भी हमारा सही है। तो तीसरा कथन हमारा गलत है, यही बताना था। अगला प्रश्न है कि विपणन वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा जून 2024 में की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सर्वाधिक 983 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई, सही गलत हमारे तुम्हारा सही है। दूसरा है कि धान सामान्य के समर्थन मूल्य में 117 रुपये की वृद्धि की गई, ये भी हमारा सही है। तीसरा दिया गया कि नए समर्थन मूल्य में लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल बाजरा पर किसानों को प्राप्त होगा, जो उसकी लागत का 77% का प्रतिफल किसानों को उपलब्ध कराएगी, सही गलत हमारा, ये भी हमारा सही है। और चौथा दिया है कि नए समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि ताकि किसानों को उनकी उपज की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का न्यूनतम 2 गुना मूल्य प्राप्त हो सके, सही गलत हमारा गलत है, 2 गुना नहीं भैया, 1.5 गुना प्राप्त हो सके, तो चौथा कथन हमारा गलत है, ये हमें बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुद्ध एवं सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं, इनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि पूर्व वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है, सही गलत हमारा, इसमें क्या है ना कि गिरावट आई है एफडीआई के अंतर प्रभाव में। इसमें क्या था कि संदर्भित वर्ष में जो है ना 44.82 अरब डॉलर का जो निवेश रहा, और जबकि 2022-23 में कितना था, 2022-23 में था, इसमें लिख देते हैं हम लोग 46.03 था, 3 अरब डॉलर था, अरब डॉलर 2023-24 में। 2023 में यह घटकर कितना हो गया था, 44.42 अरब डॉलर, तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश क्रमशः सिंगापुर, मॉरिशस तथा अमेरिका हैं, सही गलत हमारा सही है, हमारा विकल्प जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को एक नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इसकी स्थापना महाराष्ट्र के बदाऊं में की जाएगी, ये तुम्हारा पहला कथन सही है। दूसरा है कि पूर्ण निर्माण होने पर यह बंदरगाह विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा, ये भी हमारा सही है।
तीसरा है कि इसके निर्माण से लगभग 12 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सही गलत हमारे तो ये भी हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 सही है, हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में विभिन्न गैस एक निश्चित अनुपात में पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। एक तरफ गैस दिया गया है, एक तरफ वायुमंडल में उनकी उपस्थिति दी गई है। तो पहला दिया गया है कि आर्गन। आर्गन कितना पाया जाए, पहले स्थान कौन है, पहले स्थान पर आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, ये 78.08% पाया जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, कितना पाया जाता है 20.95%। उसके बाद आर्गन आता है। आर्गन कितना पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है कि 0.93%, ये हमारा सुमेलित है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, ये हमारा सही है। हीलियम, हीलियम जो पाया जाता है ना, ये इतना नहीं पाया जाता, 0.005 नहीं, 0.0005% पाया जाता है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। नियान कितना पाया जाता है, नियान पाया जाता है 0.002%, ये हमारा सुमेलित है, हमारा सुमेलित नहीं है। अगला दिया गया है कि कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिए समताप मंडल का निचला भाग अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगभग स्थिर रहता है, परंतु ऊपरी भाग में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान क्रमशः बढ़ता है। कारण दिए गए कि 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत की सघनता अधिक होती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करते हैं। सही गलत हमारा, कथन भी सही है, कारण सही है। कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा विद्युत रक्षक क्या है। पहला दिए सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हल्का हेलीकॉप्टर, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ड्रोन। तीसरा है कि स्वदेशी रूप से विकसित एक एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सवाना प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश दोनों ही गोलार्ध 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये पश्चिमी तट पर नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है जो महाद्वीपों को ना, महाद्वीप को भीतरी भागों में यानी कि मध्य भाग में पाया जाता है। पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इस प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है, और दूसरा सही है। तीसरा है कि इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है, ये भी सही है। तीसरा है कि इस प्रदेश की घासों को पार्कलैंड या उस बिल्ड भी कहा जाता है। चौथा कथन हमारा सही, तुम्हारा पहला कथन गलत है, ये बताना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि राइन नदी स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी की सीमा पर स्थित कॉन्स्टेंस झील से निकलती है। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। दूसरा है कि हैम्बर्ग एक नदी पत्तन है जो एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही दूसरा भी। दूसरा दिया है इटली की पो नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है। सही गलत हमारा, तो ये भी हमारा सही है। चौथा दिया है कि डेन्यूब नदी जर्मनी की बाल्दाई पहाड़ियों से निकलती है। सही गलत हमारा, हमारा गलत है, क्योंकि डेन्यूब नदी जो है ना जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, आप लोग जानते हैं इसको, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। चौथा हमारा गलत हो जाएगा। तुम्हारा 1 2 3 सही, तुम्हारा विकल्प जो है पीछे। और गिरती कहाँ है, गिरती है काला सागर में जाके। अगला प्रश्न है, दिया गया कि भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान है। दिया गया कि 11.79%, 12.80%, 13.70%, 22.3% आई। तो जो क्या है कि ना वर्ष 2011 में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, और देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। इस तरह हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न युगों पर विचार करें। पहले में दिया गया है कि जल प्रदूषक, और दूसरे में दिया गया है कि इसको निकालने की क्या विधि है, यानी कि निष्कासन विधि दी गया है। तो उसमें बताना है कि कौन से युग में सही सुमेलित हैं। अमोनिया,
अमोनियक निष्कासन जो होता है ना वो आयन विनिमय द्वारा होता है, तुम्हारा सुविदित है। दूसरा एक पारा, पारा को भी आयन विनिमय द्वारा निकाला जाता है, तो ये हमारा सुविदित नहीं है। तीसरा दिया गया फिनालिक, फिनालिक जो है बहुलक अवशोषण के द्वारा निकाला जाता है। तो हमारा क्या हो जाए, हमारा जो सुमिल में हो जाए 1 और 3 हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गया है। कथन दिया गया है कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना जाता है। कारण दिया गया है कि अंडा चांदी से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सही गलत हमारा, तो हमारा जो कथन सही कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि अंडे में उपस्थित सल्फर जो होता है ना चांदी से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो एक काले रंग का पदार्थ है, तो इससे चांदी का रंग जो है ना काला पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है कि जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सही गलत हमारा, ये तो हमारा सही है ना पहला, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है कितना है, ये है 829, ये हमारा है 829 है। दूसरा ये है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गांधी, ये बात है, सही गलत हमारा सही है। तीसरा एक उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व चित्रकूट जिले की है, क्योंकि ये न्यूनतम जो है जनघनत्व चित्रकूट की नहीं है, ललितपुर की है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-11 के दौरान जनघनत्व में 139 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की हुई है, ये भी सही है, तो तीसरा हमारा गलत है। 1, 2, 4 हमारा हो जाएगा, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद के उदाहरण हैं। दिए गए संवृत अंगों का, समजात अंगों का, अवशेषीय अंगों का, होमोप्लास्टिक अंगों का, बताइए। तो इसमें है ना कि व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण हैं। और इसमें क्या है कि विभिन्न जीव जंतु के वे अंग जो भ्रूणीय विकास तथा रचना में मौलिक रूप से समान हो, चाहे कार्य में कितने ही भिन्न क्यों ना हो, समजात अंग कहते हैं, यानी कि उनकी जो उत्पत्ति होती है एक समान ढंग से होती है, जबकि उनके कार्य जो है ना अलग अलग होते हैं। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिए है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है, तो ये तुम्हारा सही गलत है, हमारा गलत है, क्योंकि चक्रीय नहीं होता है, ये एक दिशी होता है, तो पहला कथन हमारा गलत होगा। दूसरा है कि ऊर्जा का स्थानांतरण के 10% का नियम लिंडे मान ने दिया, सही गलत हमारा सही है हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें बताना था कौन सा कथन गलत है, हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि समुद्र की तली पर मौजूद जीव कहा जाता है। दिए गए प्लेक्टान्स, न्यूस्टान, बैंथोस, फाइटन, बताइए। तो इसमें क्या है कि समुद्र तल पर मौजूद जीवों को नितल जीव समूह या बैंथोस कहा जाता है। कल हमारा शीशा हो गया। इसमें जो है जैसे केकड़ा हो गया, क्रेफिश हो गया, तारा मछली हो गया, घोंगा आदि हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पदार्थ दिए गए, एक तरफ उसका पीएच मान दिए गए हैं। समुद्री तल का पीएच मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.4। दूध को होता है 6.4 होता है। सिरका को होता है 2.4, ये अम्लीय बहुत ज़्यादा होता है। और शराब का 2.8 होता है, ये भी अम्लीय होता है। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है, 2, 4, 1, 3 बन रहा है हमारा, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि बायोगैस उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। दिया गया है कि माइकोप्लाज्मा का, यू बैक्टीरिया का, आर्की बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि आर्कियोटा संघ के आर्की बैक्टीरिया मेथनो बैक्टीरिया श्रेणी में आते हैं। इनका उपयोग जो है बायोगैस उत्पादन में किया जाता है। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा, विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में किसका द्रव्यमान तथा आवेश चार्ज शून्य होता है। दिए गए न्यूट्रिनो, फोटॉन तथा विदोनो, पॉजिट्रॉन, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि न्यूट्रिनो तथा फोटॉन का द्रव्यमान तथा आवेश शून्य होता है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने किया था, और फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने की थी। विकल्प हमारा सी हो जाएगा, तथा विदोनो। और पॉजिट्रॉन जो आवेश होता है ना, ये एक जो है धनात्मक होता है, इसका मान 1 होता है, +1।
तो विकल्प मार्क्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि जाइलम का बहुत कम विकास किन पौधों में होता है। दिए गया है कि जलस्थली, मरुस्थली, निमग्न निमग्न जलोद्भिद, लवण, मृदोद्भिद। बताइए। तो पहली बात तो आप लोग जानिए जैसे जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम का कार्य क्या होता है कि ये कोशिकाओं से ना जल एवं खनिज को सीधे अवशोषित करने में सक्षम होती है। और जबकि जो जो पौधे जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, हमेशा पानी में डूबे रहते हैं ना, उनमें मतलब इसकी ज़रूरत होती नहीं है। तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा, निमग्न जलोद्भिद हो जाए। निमग्न जलोद्भिद पौधों में जड़ तंत्र जो है ना बहुत कम विकसित होता है। इनमें सभी सतही कोशिकाएं जल एवं खनिज को सीधे अवशोषित करने में सक्षम होती है। इसमें क्या है कि जाइलम बहुत कम विकसित होता है। विकल्प मार्क्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए गए हैं जलप्रपात, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। तो पहला है मधार जलप्रपात। ये कहाँ है हमारा? ये तुम्हारा चंबल नदी पे है ना, हो जाएगा हमारा। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी में है। वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। और बरेही जलप्रपात ये कहाँ भी है? ये है बुधवा लंगा नदी पर। ये कहाँ है? उड़ीसा में है ना। और झारखंड जलप्रपात किस पे है? ये है टोंस नदी पर है। कहाँ है? झारखंड में। इस समय क्या 1 2 4 3 हमारा बन रहा है। विकल्प हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ कंपनी दी गई, एक तरफ स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना कब हुई थी? हिंडाल्को की स्थापना जो हुई थी वे 1961 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1958 में। और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी नाम 1965 में हुई थी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, इसकी स्थापना कब हुई थी? नाल्को की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी भैया 1981 में हुई थी ना। इस तरह क्या हमारा हमें बताना था कौन सुविधा नहीं। हमारा विकल्प जो है बी बन जाएगा, क्योंकि एक और चीज सुविधा नहीं है। और हिंडाल्को कहाँ भैया? हिंडाल्को जो है रेणुकूट में है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। बाल्को कहाँ है? बाल्को जो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में है, कोरबा में। और नाल्को कहाँ है? नाल्को में आप लोग जानते हैं उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिए गया है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है कि यह मिट्टी भारत के 16.6% भू क्षेत्र में पाई जाती है। सही गलत? हमारी बात सही है। दूसरा है कि इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र में हुआ है। ये तुम्हारा सही है दूसरा। तीसरा यह है कि इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पदार्थ की अधिकता होती है। तो सही गलत हमारा। तो इसमें क्या है ना कि इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता नहीं होती भैया, इसमें कमी। तो अधिकता किस चीज़ की होती है? अधिकता होती है जैसे लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास वगैरह जो पाए जाते हैं, इनमें अधिकता में पाए जाते हैं। तीसरा कथन हमारा गलत है। चौथा है कि इसे मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। बीमार सही है। तीसरा कथन हमारा गलत है, ये बताना था। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित 15 गांवों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें और कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करें। दिया गया है कि पांडिचेरी, कराईकल, नागपट्टिनम, मामल्लपुरम। बताइए। तो पहले स्थान पर क्या आता है? पहले स्थान पर आएगा हमारा मामल्लपुरम आएगा। दूसरे स्थान पर पांडिचेरी आएगा। तीसरे स्थान पर कौन आता है? तीसरे स्थान पर आता है कराईकल आता है। और चौथे स्थान पर नागपट्टिनम आता है। विकल्प हमारा क्या बन रहा है? हमारा विकल्प बन रहा है 4 1 2 3 बन रहा है। 4 1 2 3 हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के विशेष आर्थिक जोन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया है कि रत्न और आभूषण के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नोएडा में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया। सही गलत? हमारा तो हमारा सही है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुरादाबाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों का हमारा सही, हमारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, सुमेलित है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। और तीसरा दिया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और चौथा है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965, नहीं हुई थी भैया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून। तो हमारा जो है 4 नंबर गलत है, चौथा कथन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिए गए सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नृत्य दिए गए, एक तरफ क्षेत्र दिए गया है। तो ख्याल नृत्य कहाँ है भैया? ख्याल नृत्य जो होता है बुंदेलखंड में होता है। घड़ा नृत्य कहाँ होता है? ये होता है ब्रज में। जोगनी नृत्य कहाँ होता है? अवध में होता है। नटौरा नृत्य कहाँ होता है? पूर्वांचल में होता है। क्या बन रहा है हमारा? 3 1 4 2 पर हमारा विकल्प भी सही जगह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन दिए गया है और कारण दिए गए हैं। कथन दिए गए सौर ऊर्जा तथा उत्पादकता के क्षेत्रीय प्रारूप में घनिष्ठ संबंध होता है। कारण दिए कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता मुख्यतः सौर ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। तो बताइए इसमें देखा जाए हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है। जो कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है सही, तो विकल्प हमारा सही जगह। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना चलाई जा रही है। जापान के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से, ब्रिक्स के सहयोग से, बताइए। तो इसमें क्या है ना, उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन जो योजना चलाई जा रही है वो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। और कब से चलाई जा रही है? ये 2010 से चलाई जा रही है। तो विकल्प हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग करंट अफेयर से है। तो इसमें देखते हैं कि मार्च 2024 में किस राज्य में देश का पहला आयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र आरंभ किया गया? बताइए। तो ये जो प्रारंभ किया गया अरुणाचल प्रदेश में किया गया। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि मार्च 2024 में मनाए गए विश्व प्रसन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिए है कि इस अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। दूसरा दिया है कि भारत विश्व के खुशहाल देशों में 126वें स्थान पर आता है। बताइए इसमें से। इसमें देखा जाए ना, पहला कथन हमारा सही, दूसरा सही है, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV रीयूज लॉन्च व्हीकल से जुड़े तीसरे मिशन को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसका नाम है गरुड़, पुष्पक, बाज, जटायु। बताइए। तो इसका नाम जो है ना पुष्पक है। तो विकल्प माना भी सही जगह। अगला प्रश्न है। मार्च 2024 में किस देश से अपने नागरिकों को बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया? दिया गया कि यमन, क्यूबा, हैती, सोमालिया। बताइए। इसमें जो हो जाएगा हमारा हैती। इसमें आपको अगर याद करना हो तो इसके अंत में भी टी आ रहा है, इसके भी टी आ रहा है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दिए गए कि 132वां, 134वां, 130वां, 125वां। बताइए। तो इसमें स्थान जो मिला था ना UNDP में, जो मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान रहा 134वां रहा। आप भी सही। अगला प्रश्न है। दिया गया कि मार्च 2024 में भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? देख कि भैरहवा, पोखरा, काठमांडू, ललितपुर। बताइए। जो पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया वो पोखरा है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया कि मार्च 2024 में भारत एवं किस देश के मध्य लामित्य 2024 नामक संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया गया? दिए गए सेशेल्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। बताइए। तो जो लामित्य 2024 नामक संयुक्त अभ्यास किया गया वो सेशेल्स के साथ किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को जलवायु संकट एवं प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों पर अपने योगदान हेतु इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? दिए गए अमिताभ घोष, अमित मिश्रा, प्रहलाद अग्रवाल, सुहाना भंभानी। बताइए।
तो इरास्मस पुरस्कार जो दिए गए अमिताभ घोष को दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया? दिए गए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। बताइए। तो जो राज्य है ना, झारखंड है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मार्च 2024 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किए गए? दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात। बताइए। तो इसमें क्या है ना, ऑपरेशन कामधेनु जो ये चलाया गया है, कहाँ चलाया गया है? जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल बात सीख जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक सुमेलित है? एक तरफ दिवस दिए गए, एक तरफ तिथि दी गई है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें देखा जाए ना, हमारे तीनों सुमेलित, हमारा विकल्प डी हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिए कि मार्च 2024 में नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? दिया गया है दक्ष, त्रिनेत्र, चक्षु, सतर्क। बताइए। तो जो भारत सरकार द्वारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसका नाम है चक्षु है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दिया गया है AM खानविलकर, प्रहलाद बालाचार्य, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई। बताइए। तो जो लोकपाल का अध्यक्ष बने हैं ये AM खानविलकर हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया गया कि मार्च 2024 में मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में किस देश की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने यह खिताब जीत लिया है? दिया गया फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, चेक गणराज्य, इटली। बताइए। तो जो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है ना, ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि मार्च 2024 में किस यात्री विमान कंपनी द्वारा समा 2 नाम से विश्व की पहली AI एयर होस्टेस को प्रस्तुत किया गया है? ये आप लोगों का पिछले उसमें भी आ चुका है टेस्ट में। दिया गया थाई एयरवेज, कतर एयरवेज, इंडिगो एयरवेज, फ्रांस एयरवेज। बताइए। तो ये जो प्रस्तुत किया गया है ना, कतर एयरवेज के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई? दिए गए गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल, मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल। बताइए। तो जो नाइट की उपाधि प्रदान की गई है सुनील भारती मित्तल को प्रदान की गई। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो से सम्मानित किए गए? दिए गए भूटान, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस। बताइए। तो जो इनको ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो सम्मानित किए गए भूटान के द्वारा किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किन 2 शहरों में ड्रोन दीदी योजना की पायलट परियोजनाओं को संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? नोएडा, हैदराबाद पुणे, ग्वालियर एवं हैदराबाद, ग्वालियर एवं पुणे। बताइए। तो जो हस्ताक्षर किया गया है ना, वो 2 शहर कौन से हैं? 2 शहर हैं नोएडा और हैदराबाद हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI के नए अध्यक्ष चुने गए? दिए गए देवेंद्र झाझरिया, नितिन मेनन, MC मैरी कॉम, विल्किस मीर। बताइए। जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं कौन है? वो देवेंद्र झाझरिया हैं। अगला प्रश्न है। दिए गए मार्च 2024 में ओपन AI द्वारा किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की गई? दिए गए हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस, TCS। बताइए। तो ओपन AI द्वारा जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की गई। कौन? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में किस राज्य के मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग प्रदान किए गए? दिए गए असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। बताइए। तो जो मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया वो कहाँ का भैया? वो है असम का। अगला प्रश्न है। दिया मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ
संरक्षण प्राधिकरण NTCA एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान WII द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में तेंदुए की सर्वाधिक संख्या है? तो दिए गए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बताइए। तो जो जहाँ पर सबसे अधिक तेंदुए पाए जाते हैं वो कौन सा राज्य है? वो राज्य हमारा मध्य प्रदेश है ना, हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मार्च 2024 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी? क्या बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, पेरू? बताइए। तो जो है स्वास्थ्य आपातकाल जो लाया गया वो पेरू के द्वारा लगाया गया। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान प्रारंभ किया? बताइए। दिए गए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसमें जो है ना भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है मेरा पहला वोट देश के लिए जो नामक अभियान प्रारंभ किया, ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए? दिए गए आयरलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। बताइए। तो जो अलेक्जेंडर स्टब है ना, ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो टेस्ट है ना, टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम लोग भी लाते रहेंगे। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें कि दृष्टि का ले आएँ, करंट अफेयर वो टेस्ट लेकर आएँ, क्योंकि अब दृष्टि नहीं हुआ है हमारे चैनल पर और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है PCS के लिए। तो आगे हम लोग दृष्टि का भी अब 2 दिन में ही लाएंगे टेस्ट। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए इसको देखने से, इसको एक तरफ आप देखेंगे, एक तरफ भूलते जाएंगे। तो इसका नोट्स भी बनाइए और उसका रिवीजन भी करिए। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग इसका नोट्स बना भी रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।